नमस्कार दोस्तों, तूफान क्लासेज के यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग एनसीईआरटी का जो ये सीरीज चल रहा है क्लास 6 का, इसमें दोस्तों हम लोग चैप्टर 9 तक पढ़ चुके हैं और दोस्तों आगे हम लोग चैप्टर 10 की आज शुरुआत करेंगे। यदि आप पीछे वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे वाली वीडियो देखिएगा तो आपके आने वाली वीडियो ज़्यादा समझ में आएगी, क्योंकि दोस्तों हर चैप्टर एक दूसरे को रिलेट करके यहाँ पर बनाया गया है। वहीं दोस्तों जो ये क्लास 6 का जो बुक है ये आपको हर तरीका से दोस्तों बहुत ही छोटे छोटे एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश करेगा और दोस्तों हर तरीका को आपको बच्चे से समझाने की कोशिश करेगा। तो आपको भी पेशेंस से दोस्तों वीडियो को देखना पड़ेगा और दोस्तों इस चीज़ों से पढ़ने से आपकी जो दिमाग की दोस्तों फैलाव है वो धीरे धीरे दोस्तों होने लगता है और चीज़ों को दोस्तों आप आसानी से सोचने और समझने की आपकी क्षमता है वो बढ़ने लगती है। तो आइए शुरू करते हैं। जो आज का जो दोस्तों पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, जो कि गति एवं दूरियों का मापन। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों पहेली तथा बूझो। कक्षा के सभी बच्चों के बीच ग्रीष्म अवकाश भ्रमण किए स्थानों के बारे में समान चर्चा हो रही थी। उसी में दोस्तों एक बच्चा ने अपने पैतृक गांव के पहले रेलगाड़ी, फिर बस और अंत में बैलगाड़ी का उपयोग करके गया था। एक विद्यार्थी ने दोस्तों अपने वायुयान से यात्रा की थी और एक अन्य विद्यार्थी ने अवकाश के अनेक दिन अपने चाचा जी के नाव से सैर करके मछली पकड़ने में व्यतीत था। वहीं दोस्तों अध्यापक ने विद्यार्थियों से समाचार पत्रों के उन लेखों को पढ़ने के लिए कहा जिनमें उन्हें छोटे पहिए वाले वाहनों के बारे में वर्णन किया था। वहीं दोस्तों जो मंगल ग्रह के धरती के आपके पर चले गए थे और उसको बारे में भी दोस्तों प्रयोग किया गया था। और दोस्तों इन वाहनों को मंगल तक ले जाने के कार्यों को अंतरिक्षयान द्वारा किया गया था। वहीं दोस्तों अगर बात करें तो इसी बीच पहेली जो थी दोस्तों प्राचीन भारत के बारे में कहानियां पढ़ती रही तथा जब वो अपने यह जानना चाहती थी कि प्राचीन काल में लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा कैसे करते थे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको चीज़ें जो है प्राचीन भारत से समझाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों अगर इस हिस्ट्री की बात करें तो इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। एक प्राचीन भारत, एक मध्यकालीन भारत और एक आधुनिक भारत। और दोस्तों उसमें एक लास्ट में आपका वर्ल्ड जो हिस्ट्री है, यानी कि आपको विश्व का इतिहास भी उसमें जोड़ दिया गया है। तो दोस्तों ये सबसे जो पुरानी दोस्तों हमारे इतिहास है प्राचीन भारत। दोस्तों उसमें इसमें पहली जो है इसके दिमाग में आया है कि प्राचीन भारत के लोग आखिर कैसे यात्रा करते थे। दोस्तों उसको कहानियां पढ़ रही थी तो दोस्तों उसको चीज़ें थी दिमाग में आने लगी। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या ये प्राचीन भारत के लोग किस प्रकार से यात्रा कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपको चीज़ों के एकदम पीछे से दोस्तों उठाकर, यानी कि पृष्ठभूमि जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों यातायात की कहानियां में प्राचीन काल में लोगों के पास यातायात के कोई साधन नहीं थे। वे पैदल चलते थे, अपना सामान या तो अपनी पीठ पर अथवा पशुओं के पीठ पर लाद कर ले जाते थे। वहीं दोस्तों प्राचीन काल में जल मार्गों में आने जाने के लिए नावों का उपयोग किया जाता था। आरंभ में लकड़ी के लट्ठे से जिनमें खोखली गुहिका बनाई जा सके उससे नावें बनाई जाती थी। इसके पश्चात लोगों ने लकड़ी के विभिन्न टुकड़े को आपस में जोड़कर नाव की आकृति बनाना सीख लिया और ये नावें दोस्तों जल में रहने वाले के लिए बहुत ही आसानी होने लगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले के जो लोग थे वो ज़्यादातर दोस्तों नदी घाटी के किनारे ही बसते थे, क्योंकि दोस्तों नदी घाटी के पास उन्हें आसानी से जो पशु थे जब वो अपनी पानी पीने के लिए आते थे तो इन्हें शिकार करने में आसानी होती थी और साथ में दोस्तों इन्हें वहाँ पर पानी भी मिल जाता था। साथ में दोस्तों नदी किनारे गुफाएं रहती तो ये गुफा में भी रह सकते थे। तो इस प्रकार से इन्हें 3-4 चीज़ें दोस्तों बेनिफिट होने लगा था। और दोस्तों जब इन्होंने देखा कि कोई भी यदि पानी में किस प्रकार से लकड़ी दोस्तों बह रहा है, क्योंकि कभी कभी दोस्तों सूखे लकड़ी जो होते थे या दोस्तों पानी में बहने लगते थे, तो इनको लगा कि हम लोग इसको उपयोग करके एक प्रकार का नाव बना सकते हैं। तो दोस्तों इनके द्वारा ये प्रयोग किया गया। इनके दिमाग में दोस्तों धीरे धीरे जो था ये चलन चलने लगा कि आखिर ये किस प्रकार से हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पर परिवहन के साधन दिए गए हैं, जैसे कि आपके यहाँ पर साइकिल दिया गया है, वहीं दोस्तों एरोप्लेन यहाँ पर दिया गया है, वहीं दोस्तों यहाँ पर जहाज दिया गया है, बैलगाड़ी और बस और रेलगाड़ी के बारे में यहाँ पर आपको चित्र के द्वारा बताया गया है। वहीं दोस्तों अगर बात करें तो जीवों की आकृतियों के सदृश
अध्याय 8 एवं 9 में दोस्तों हम लोग मछलियों की धारा की रेखीय आकृति से संबंधित चर्चा को याद कीजिए। तो यदि आप चैप्टर 8 और 9 नहीं पढ़े हैं तो आप पहले जाकर चैप्टर 8 और 9 पढ़ सकते हैं। वहीं दोस्तों पहिए के आविष्कार ने यातायात की प्रणाली में अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन किए और पिछले 1000 वर्षों में पहिए के डिजाइन में सुधार किए। दोस्तों पहियों पर चलने वाले वाहनों को खींचने के लिए पशुओं का उपयोग किया जाता था और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन के लिए पशु शक्ति पर निर्भर रहते थे। दोस्तों जो पहले लोग थे वो उस समय आपके प्राचीन भारत में उस समय दोस्तों किसी भी प्रकार का आविष्कार नहीं हुआ था। उस समय सिर्फ लोग अपने लिए पशु का ही उपयोग करते थे और जो अपने सामान था एक स्थान से दूसरे स्थान तक जहाँ जाते थे तो दोस्तों उसी पशु पर अपने सामान को लाद कर जाते थे। दोस्तों उनके जाने के पीछे का कारण था दोस्तों क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए दोस्तों वहाँ पर उनकी चीज़ें समाप्त हो जाती थी खाने पीने के लिए, तो फिर दोस्तों वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उन्हें जाना पड़ता था। वहीं दोस्तों 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन के लिए पशु शक्ति पर निर्भर रहने लगे थे और दोस्तों वाष्प इंजन से चलित सवारी गाड़ियां तथा मालगाड़ियों के डिब्बे के लिए रेल पटरियों का भी निर्माण किया जाने लगा। यानी कि दोस्तों जब 19वीं शताब्दी में वाष्प इंजन का खोज होने लगा तब दोस्तों उस समय मालगाड़ी और सवारी गाड़ियों का भी दोस्तों खोज हुआ। उस समय रेल के पटरियों का भी निर्माण कार्य चालू कर दिया गया। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें तो इसके पश्चात जो स्वचालित वाहन है उसमें दोस्तों जल पर परिवहन के साधन के रूप में मोटर से चलने वाली नाव और जहाज़ों का उपयोग होने लगा। यानी कि दोस्तों जो नाव हाथे से चलाई जाती थी उस दोस्तों नाव में मोटर दोस्तों लगा दिया जाने लगा और दोस्तों जहाज का उपयोग जो था एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि उसमें इंजन का प्रयोग किया जाने लगा। वहीं 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में वर्षों में वायुयान का विकास हुआ जिनमें दोस्तों बाद में सुधार किए गए और उन्हें यात्री तथा सामान ले जाने योग्य बनाया गया। वहीं दोस्तों विद्युत रेलगाड़ी और एकल रेल यानी कि एक पटरी वाली रेल और पराध्वनिक यानी सुपरसोनिक वायुयान तथा अंतरिक्षयान 20वीं शताब्दी के कुछ योगदान है। तो दोस्तों यहाँ पर चित्र 10.1 में आपको हम जिस प्रकार से दिखाए थे कि कैसे प्रकार से विभिन्न साधन दर्शाए गए थे, वहीं दोस्तों इन्हीं परचिंतन से आधुनिक परिवहन के साधन के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों क्या इन्हें परिवहन से कोई ऐसे प्राचीन साधन भी है जिसे हम आजकल उपयोग में नहीं लाए जाते हैं? तो दोस्तों प्राचीन से आधुनिक में आपको सजाने के लिए बोल रहा है कि जैसे 10.1 में है उसको एक क्रम में व्यवस्थित कीजिए कि कैसे कैसे चीज़ें के धीरे धीरे आविष्कार हुआ होगा। दोस्तों यहाँ पर हम लोग 10.2 देखते हैं कि आपने कितनी दूरी तय की और यह डेस्क का कितना चौड़ा है। दोस्तों लोग यह कैसे पता लगाते थे कि वो कितनी दूरी चले हैं? यानी कि दोस्तों उस समय लोग जो थे किस प्रकार पता लगाते थे कि हम लोग आखिर कितनी दूरी तक आ गए हैं और यह कैसे पता लगाएंगे? तो आप अपने स्कूल तक दूरी पैदल चल कर तय कर सकते हैं अथवा स्कूल पहुंचने के लिए आपको बस अथवा रिक्शे की आवश्यकता होगी। जब आपको कुछ खरीदना होता है तो क्या आपके लिए बाजार तक पैदल जाना संभव होता है? आप इन प्रश्नों को उत्तर कैसे जानेंगे? दोस्तों कोई स्थान कितना दूर है यह प्रायः जानना महत्वपूर्ण होता है ताकि हम यह अनुमान लगा सकें कि वहां पहुंचने के लिए हम कैसे जाएंगे। तो पैदल चलकर, बस से, रेलगाड़ी से, पानी की जहाज से, वायुयान से अथवा आपके अंतरिक्षयान लेना होगा। वहीं दोस्तों कभी कभी ऐसी वस्तुएं भी होती थी जिनकी लंबाई अथवा चौड़ाई जानने की भी हमें आवश्यकता होती है। तो पहेली तथा बूझो दोस्तों जो हैं कक्षा के कमरे में बड़े बड़े डेस्क हैं जिन पर दो दो विद्यार्थी बैठते हैं। आप भी दोस्तों बैठे होंगे जो बनाया जाता है बेंच, वहाँ पर दोस्तों पहेली तथा बूझो एक डेस्क पर एक साथ बैठते हैं। परंतु बहुत ही बहुधा उनमें इस बात को लेकर झगड़ा होता रहता है कि उसका दूसरा साथी जो है डेस्क से अधिक भाग का उपयोग कर रहा है। दोस्तों ऐसे क्लासमेट में चीज़ें होती रहती हैं, आप भी दोस्तों ये सब किए होंगे। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें तो अध्यापक के सुझाव पर उन्होंने दोस्तों डेस्क की लंबाई को मापने का निश्चय किया और दोस्तों डेस्क के ठीक मध्य में एक चीज बनाया तथा डेस्क के दो बराबर भागों में बांटने के लिए एक रेखा खींची गई। तो दोस्तों ये दोनों ही अपने मित्रों के साथ गिल्ली डंडा खेलने के शौकीन हैं और बूझो तो सदैव ही अपने पास एक गिल्ली और एक डंडा रखता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चित्र 10.2 में किस प्रकार से गिल्ली तथा डंडे से डेस्क की लंबाई मापी जा रही है। तो वहीं दोस्तों यहाँ चित्र 10.2 में उन्हें गिल्ली और डंडे का उपयोग करके डेस्क की लंबाई मापने का प्रयोग
प्रयास कैसे किया। तो दोस्तों ऐसा लगता है कि डिस्क की लंबाई दो ठंडों की दोस्तों लंबाई तथा दो गिल्लियों की लंबाई के योग के बराबर है। तो दोस्तों डिस्क के मध्य से रेखा खींचने पर दोनों प्रश्न हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि दोनों को आधा आधा डिस्क मिल गया है, जिसमें डिस्क के आधा भाग लंबाई में और एक डंडे और एक गिली की लंबाई के बराबर है। कुछ दिनों के बाद खींची गई रेखा मिट जाती है और बुझो को पुरानी गिल्ली डंडा खो गया। अब उसके पास दोस्तों गिल्ली डंडे का नया सेट है। तो अब देखिए कि वो गिल्ली डंडे के नए सेट का उपयोग करके डिस्क की लंबाई किस प्रकार मापती दिखाई देता है। हेलो, अब आप डिस्क की लंबाई को गिल्ली डंडे की नए सेट से मापी गई डिस्क की लंबाई ऐसा प्रतीत हुई है जैसे यह लगभग दो डंडे एक गिल्ली की लंबाई के बराबर हो, परंतु फिर भी डिस्क का कुछ भाग बच जाता है। यह तो गिल्ली की लंबाई से कम है। अब क्या करें। तो दोस्तों पहेली और बुझो को एक सुझाव देंगे ताकि वह डिस्क की पूरी लंबाई माप लें। तो क्या वह लंबाई मापने के लिए क्रिकेट के विकेट तथा गुलियों का उपयोग कर सकते हैं, अथवा आप सोच सकते हैं कि ऐसा करने से वैसे ही समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो वह एक कार्य कर सकते हैं कि एक छोटी डोरी लें और इस पर दो चिन्ह लगाए और वह डोरी की एक लंबाई होगी। और डिस्क की चौड़ाई को डोरी की लंबाई के पदों में माप सकते हैं। वे इस डोरी का उपयोग डोरी की लंबाई से कम दूरी मापने में किस प्रकार कर सकते हैं। वहीं दोस्तों वे डोरी को मोड़कर डोरी की लंबाई का आधा, एक चौथाई तथा आठवें भाग यानी 1/8 भाग कर सकते हैं। अतः संभवतः पहेली तथा बुझो डिस्क की यथार्थ लंबाई इस डोरी की सहायता से माप सकते हैं। तो आप यह भी कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी ज्यामिति बॉक्स के मापने का उपयोग करके अपनी समस्या हल करनी चाहिए। हाँ, वास्तव में ऐसा किया जा सकता है। तो बुझो ने यह पढ़ा है कि जब ऐसे मानक पैमाने नहीं थे तब लोगों दूरी कैसे मापते थे, यानी जो दोस्तों प्राचीन भारत के लोग थे वह दूरी कैसे मापते थे, बुझो यह जानना चाहता है। तो दोस्तों वह स्वयं भी भिन्न भिन्न ढंगों से दूरियां मापने का प्रयास कर चुका है। दोस्तों ऐसे अनेक अवसर आते हैं कि जब हमें लंबाई अथवा दूरियां मापने की आवश्यकता होती है। तो दर्जी कपड़े की लंबाई यह जानने के लिए मापता है कि वह कपड़ा कुर्ता सीने के लिए पर्याप्त है अथवा नहीं है। तो बढ़ई किसी अलमारी की लंबाई अथवा चौड़ाई इसलिए मापता है ताकि वह जान सके कि इस अलमारी के दरवाजे को बनाने के लिए कितनी लकड़ी की आवश्यकता होगी। किसान को अपनी खेत की लंबाई तथा चौड़ाई अथवा उसके क्षेत्रफल जानने के लिए इसलिए आवश्यकता होती है ताकि वह यह जान जाए कि वह अपने खेत में कितने बीजों को बो सकता है। तो उसे अपनी फसलों के लिए जल की आवश्यकता होगी। वहीं दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि आपकी लंबाई कितनी है, तो आप एक ऐसी सरल रेखा की लंबाई बताएंगे जो आपके सिर से आपके पैर की एक एड़ी तक ही रेखीय लंबाई के बराबर है। तो दोस्तों एक झाड़ू की कितनी लंबाई है, यह डेस्क के कितना चौड़ा है, और दोस्तों दिल्ली से लखनऊ से दूरी कितनी है, और दोस्तों पृथ्वी से चंद्रमा की कितना दूर है। तो इन सभी प्रश्नों से एक बात समान है कि ये सभी दो स्थानों के बीच की दूरी से संबंधित है। दो स्थान मेज के दो किनारे की तरह पास पास हो सकते हैं। इसके विपरीत दो स्थान जम्मू और श्रीनगर की तरह एक दूसरे से बहुत दूर हो सकते हैं। तो दोस्तों हम कुछ मापने जानने के लिए क्या करते हैं। तो जब हम दूरियां अथवा लंबाई मापते हैं तो हमें सही रूप से क्या करना होता है। दोस्तों हम लोग 10.2 में पढ़ेंगे कुछ मापन के बारे में। तो यहाँ पर आपको क्रियाकलाप के माध्यम से बताया जाएगा। दोस्तों इस क्रियाकलाप के समूह के एक एक करके एक कीजिए और अपने पैरों की लंबाई को एक एक मात्रा मानकर अपनी कक्षा के कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई को मापिए। दोस्तों इन्हें मापते समय यह संभव है कि आपको यह पता चले कि कुछ भाग मापने से बच गया है तथा कुछ भाग अपने पैरों की लंबाई से छोटा है। तो पहले ही भांति अपने पैरों के भाग की लंबाई मापने के लिए किसी डोरी का उपयोग कीजिए और अपने प्रेक्षण को सारणी 10.1 में दोस्तों लिखिए। तो यहाँ आपको दोस्तों विद्यार्थी के नाम और कक्षा के कमरे की लंबाई
और दोस्तों कक्षा के कमरे की चौड़ाई के बारे में यहाँ पर दोस्तों फुलफिल आपको करना है, यानी कि रिक्त स्थानों के यहाँ पर आपको भरना है। वहीं दोस्तों हम लोग क्रियाकलाप 2 देखेंगे। तो दोस्तों समूह में कार्य कीजिए। आप प्रत्येक अपनी बालिश को मानक मात्रक मानकर अपनी कक्षा में कमरे को रखी मेज अथवा डेस्क की चौड़ाई माप सकते हैं। वहीं दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेज की चौड़ाई को मापने के लिए किस प्रकार बालिश को से मापा जा रहा है। बालिश दोस्तों जो हमारी हाथ होती है उसी के कह रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें तो मापन में यह हम पाते हैं कि आपको अपनी एक बालिश के बराबर लंबाई डोरी अथवा इसी डोरी की लंबाई के अंश के भागों की आवश्यकता होती है। अपने प्रेक्षण की सारणी 10.2 में लिखिए। हम देखते हैं कि मापन का अर्थ कितना और किसी अज्ञात राशि के किसी प्रकार कुछ राशि की तुलना करना है। वहीं दोस्तों आप ज्ञात कीजिए कि निश्चित राशि को मात्रक कहते हैं। किसी माप के परिणाम को 2 भागों में व्यक्त किया जाता है। एक भाग संख्या है, दूसरा भाग से ली गई माप का मात्रक होता है। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपकी मेज की चौड़ाई को माप कर यहाँ पर दोस्तों दर्शाना है। यदि आप चाहें तो दर्शा सकते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों क्रियाकलाप 1 में कक्षा के कमरे की लंबाई आपके पैरों की लंबाई के बराबर है, तो आप 12 एक संख्या पैरों की लंबाई के एक मात्रक है जिसे मापने के लिए चुना गया है। वहीं दोस्तों सारणी 10.1 और सारणी 10.2 में अंकित सभी मापों का अध्ययन कीजिए। क्या आपके प्रत्येक पैर द्वारा मापी गई कमरे की लंबाई ये सभी माप बराबर हैं? दोस्तों क्या सभी द्वारा अपनी अपनी बलिष्ठों से मापी गई मेज की चौड़ाई के माप बराबर हैं? शायद ये परिणाम भिन्न भिन्न प्रकार हो सकते हैं, क्योंकि आपकी बालिश लंबाई आपके मित्रों की बालिश से भिन्न हो सकती है। इस प्रकार सभी विद्यार्थियों के पैरों की लंबाई से भी कुछ अंतर हो सकता है। इसीलिए अब आपने बालिश या पैरों की लंबाई को मात्रक की भांति उपयोग करके किए गए माप को किन्हीं अन्य व्यक्तियों को बताते हैं तो वे नहीं समझ पाते हैं कि दोस्तों लंबाई वास्तव में कितनी है, क्योंकि वास्तविक लंबाई जानने के लिए बालिश अथवा पैर की लंबाई जानना आवश्यक हो जाता है। तो दोस्तों हम यह देखते हैं कि हमें मापन के कुछ ऐसे मात्रकों की आवश्यकता होती है जो सभी व्यक्तियों के लिए समान है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग 10.4 पढ़ेंगे कि मापन के जो मानक मात्रक होते हैं उनके बारे में। दोस्तों प्राचीन काल में पैरों की लंबाई, अंगुली की चौड़ाई, एक कदम की दूरी, इन सभी माप का मात्रक के रूप में समान उपयोग होता था। तो दोस्तों प्राचीन काल में एक हमारे पास सभ्यता था जिसका नाम था हड़प्पा सभ्यता। इसे दोस्तों हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे। दोस्तों लोगों ने यह आवश्यक ही लंबाई के बहुत अच्छे मापन का उपयोग किया होगा, क्योंकि यह खुदाई से प्राप्त परिशुद्ध ज्यामितीय रचनाओं को देखने से प्रमाणित होता है। दोस्तों कोहनी से अंगुली तक के छोर तक की लंबाई, जिसे हाथ कहते हैं, लंबाई के मात्रक के रूप में प्राचीन मिस्र में भी उपयोग किया जाता था। दोस्तों सिंधु घाटी के सभ्यता के टेम्पोररी ही एक सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता। वहीं दोस्तों जिसे संसार के अन्य भागों में भी मान्यता प्राप्त थी। दोस्तों संसार के विभिन्न भागों में लोग लंबाई के मात्रक के रूप में फुट का उपयोग करते थे। अलग अलग क्षेत्रों में फुट की लंबाई थोड़ी भिन्न होती थी। वहीं दोस्तों लोगों को एक गज कपड़ा थैली बांह के सिरे से अपने टोटी मापते थे। रामवासी अपने पंग अथवा कदमों से लंबाई को मापते थे। दोस्तों यहाँ पर आपको लंबाई के बारे में चीज़ों को समझाने का प्रयास कर रहा है कि किस प्रकार से हर चीज़ के मापने या लंबाई के मापने के खोज कैसे हुआ था और लोगों के दिमाग में किस प्रकार से उत्पत्ति होता गया, और दोस्तों हम लोग हाई डिजिटल जमाने की ओर कैसे बढ़ गए, तो इसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों प्राचीन भारत में छोटी छोटी लंबाइयों को मापने के लिए अंगुली अथवा मुट्ठी का उपयोग किया जाता था, और आज भी भारत के कई शहरों में हम पुष्प विक्रेताओं को पुष्पहारों को बेचते समय अपनी भुजाओं का उपयोग लंबाई के मात्रक रूप में करते हुए देख सकते हैं। सुविधा अनुसार शरीर के ऐसे बहुत से भागों का मात्रक के रूप में उपयोग होता है। वहीं दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति के शरीर के मापों में थोड़ी भिन्नता हो सकती है। शायद इसी कारण भी मापन में उलझन होगी। वर्ष 1790 में फ्रांसीसी ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की जिसे मीटर पद्धति कहते हैं।
तो यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कि मीटरी पद्धति का जो खोज हुआ था सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों ये सर्वप्रथम आपके फ्रांस में हुआ था, जो कि 1790 में इसकी खोज की गई थी। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा कि इसका खोज फ्रांस में 1790 में हुआ था मीटरी पद्धति का। वहीं दोस्तों एक समानता के लिए समस्त संसार के वैज्ञानिकों ने मापन के मात्रकों के एक सेट को स्वीकार कर लिया। आजकल जिस मात्रक प्रणाली का हम उपयोग कर रहे हैं दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली, यानी कि एसआई मात्रक उसे कहा जाता है। अब फिजिक्स में दोस्तों इन चीज़ों को इसी प्रकार, जैसे ये फिजिक्स ही चल रहा है दोस्तों, तो इसमें दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे वो। तो लंबाई का जो एसआई मात्रक होता है ये आपका मीटर होता है। दोस्तों मीटर पैमाने पर 15 सेंटीमीटर पैमाना है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मीटर का जो पैमाना बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि हाथ से रस्सी से नापते नापते दोस्तों, लकड़ी से नापते नापते किस प्रकार से हम लोग मीटर पर आ गए। तो इन चीज़ों को आप दोस्तों जब तक रिलेट नहीं कीजिएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप ध्यान रखिएगा। तो वहीं दोस्तों मीटर पैमाना दिखाया गया है, जो कि लंबाई के आपका जो मात्रक है वो मीटर है। तो आपके ज्यामितीय बॉक्स का 15 सेंटीमीटर पैमाना भी दिखाया गया है, और प्रत्येक मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें सेंटीमीटर कहते हैं। तो दोस्तों जो 100 बराबर भागों में इसे विभाजित किया जाता है इसे सेंटीमीटर कहा जाता है। और दोस्तों 1 सेंटीमीटर के 10 बराबर भाग होते हैं, जिन्हें हम लोग मिलीमीटर कहते हैं। यानी कि 1 मीटर बराबर आपका होता है 100 सेंटीमीटर, और दोस्तों यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 mm। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि 1 मीटर बराबर होता है 10 सेंटीमीटर, और दोस्तों 1 सेंटीमीटर बराबर होता है दोस्तों 10 mm। वहीं दोस्तों लंबी दूरियों को मापने के लिए मीटर एक सुविधाजनक मात्रक नहीं है। इसके लिए हमें एक बड़े मात्रक को परिभाषित करते हैं, इसे किलोमीटर कहा जाता है। यानी दोस्तों जो मीटर होता है वो आपकी छोटी छोटी दोस्तों दूरियों को मापने में काम आता है। आप कपड़े वगैरह के माप में दोस्तों मीटर का उपयोग करते हैं, लेकिन दोस्तों बड़ी दूरियां मापने के लिए हमें किलोमीटर का ही उपयोग करना पड़ता है। जैसे कि आप देखते होंगे कि परिवहन में दोस्तों जिस प्रकार से आपका रोड हो गया, रेलगाड़ी हो गई दोस्तों, उस सारी चीज़ें दोस्तों जो होती है वो किलोमीटर में ही आपको बताई जाती है। तो दोस्तों 1 किलोमीटर बराबर आपका होता है 1000 मीटर। दोस्तों अब हम अपने सभी मापन क्रियाकलापों को मानक पैमाने का उपयोग करके दोहरा सकते हैं तथा लंबाई की एसआई मात्रकों को माप सकते हैं। ऐसा करने से पहले हमें दूरियां तथा लंबाई मापन का सही ढंग जानना आवश्यक हो जाता है। तो दोस्तों अगला हम लोग पढ़ेंगे 10.5 लंबाई की यथार्थ यानी परिशुद्धि की माप है। दोस्तों आप अपने दैनिक जीवन में, यानी कि दोस्तों जो आपकी जीवन चल रहा है उसकी बात कर रहा है कि हमें विविध प्रकार की मापक युक्तियों का उपयोग करते हैं। लंबाई मापने के लिए हम मीटर पैमाने का उपयोग करते हैं और दर्जी मापक फीते का उपयोग करता है, जबकि कपड़े के व्यापारी मीटर छड़ काम में लाते हैं। किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए आपको किसी उपयुक्त युक्ति का चयन करना चाहिए, और उदाहरण के लिए किसी वृक्ष का घर अथवा अपने सीने वृक्ष के माप के लिए आप मीटर पैमाने का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ऐसी मापों के लिए दोस्तों आपके मापक फीता अधिक सुविधाजनक होता है। वहीं दोस्तों छोटी लंबाई जैसे कि आपकी पेंसिल की लंबाई होगी, उसे मापने के लिए आपकी ज्यामितीय बॉक्स के 15 सेंटीमीटर पैमाने में दोस्तों काम ला सकती है। दोस्तों आप अपनी ज्यामितीय जो आपकी बॉक्स होती है उसमें स्केल दिया रहता है, उससे आप माप सकते हैं। वहीं दोस्तों लंबाई मापते समय हमें निम्नलिखित सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है। जैसा कि चित्र 10.7 में आपको दिखाया गया था कि उसके अनुसार पैमाने के वस्तु के संपर्क में लंबाई अनुदिश रखिए। कुछ पैमानों के सिरे टूटे हो सकते हैं, तो आप इन पैमानों को शून्यंक स्पष्ट नहीं देख सकेंगे। तो दोस्तों ऐसे प्रकरण में पैमाने के शून्यंक से माप लेने से बचिए। आप पैमाने का कोई अन्य पूर्णांक जैसे 1.0 सेंटीमीटर काम में ला सकते हैं, तब आप जाकर दोस्तों आपके दूसरे सिरे के पठ्यांक को इस पूर्णांक के पठ्यांक को घटाना चाहिए। और उदाहरण के लिए आपको एक सिरे के पठ्यांक को 1.0 सेंटीमीटर तथा दूसरे सिरे को पठ्यांक को 14.3 सेंटीमीटर है, तो वस्तु की लंबाई 14.3 सेंटीमीटर यानी कि दोस्तों आप कह सकते हैं कि 13.3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें तो माप लेने के लिए आंख की सही स्थिति भी
महत्वपूर्ण होती है। यानी कि जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चित्र 10.9 में बताया गया है कि आपकी आंख जिस बिंदु की माप ली जानी है उसके ठीक सामने होनी चाहिए। स्थिति बी यहाँ पर देख सकते हैं, और आपकी सही स्थिति, ध्यान दीजिए कि बी से देखने पर पाठ्यांक 7.5 सेंटीमीटर है, लेकिन स्थितियां ए और सी से पाठ्यांक भिन्न हो जाती है। वहीं दोस्तों हम लोग क्रियाकलाप 3 देखेंगे। ये अपने सहपाठी की ऊंचाई पहले बलिस्ते और फिर मीटर पैमाने का उपयोग करके मापिए। तो दोस्तों इसके लिए अपने सहपाठी को दीवार के साथ पीठ रखकर खड़ा होने के लिए कहिए। उसके सिर से ठीक उस ऊपर दीवार पर एक चिन्ह अंकित कीजिए और फर्श से दीवार पर बने इस चिन्ह की दूरी पहले अपने बलिस्ते और फिर मीटर पैमाने से मापिए। अन्य सभी विद्यार्थियों में इस लंबाई को इसी प्रकार मापने के लिए कहिए। सभी परीक्षणों में लिखिए और दोस्तों विभिन्न विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त परिणामों का ध्यान से दोस्तों अध्ययन कीजिए। और कॉलम 2 में आप परिणाम कि एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं, क्योंकि विद्यार्थियों के बलिस्तों की लंबाई एक दूसरे से भिन्न हो सकती है। अब कॉलम 3 के परिणामों को देखिए, जिसमें आपको सभी मापे पैमाने द्वारा ली गई है। ये परिणाम एक दूसरे के बहुत ही समीप हो सकते हैं, परंतु क्या वे एक दूसरे के ठीक ठीक बराबर हैं? यदि नहीं तो आपके विचार से अंतर क्यों है? आखिर सभी एक ही पैमाने का उपयोग कर रहे हैं। दोस्तों भिन्न भिन्न बलिस्तों का उपयोग तो कर नहीं रहे हैं, ये अंतर प्रेक्षण लेने वाले छोटी त्रुटियों का कारण हो सकता है। मापन इन त्रुटियों को जानने और व्यवहार में लाने के महत्व के बारे में उच्च कक्षाओं में आप सीखेंगे। दोस्तों 10.6 में हम लोग देखेंगे किसी वक्र रेखा की लंबाई को मापना। हम किसी वक्र रेखा की लंबाई को सीधे ही मीटर पैमाने का उपयोग करके नहीं माप सकते हैं। वक्र रेखा की लंबाई मापने के लिए हमें दोस्तों धागे का उपयोग कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर क्रियाकलाप 4 की हम बात करें तो वक्र रेखा ए बी जो कि लंबाई मापने के लिए किसी धागे का उपयोग कीजिए। धागे के एक सिरों पर गांठ बांधिए। इस गांठ को बिंदु ए पर रखिए। अब धागे को अपनी अंगुली तथा अंगूठे द्वारा तना हुआ रखकर इसे छोटे भागों के रेखा के अनुदिश रखिए और इसी बिंदु पर अपने एक हाथ को धागे को थमाइए। दोस्तों अपने दूसरे हाथ में धागे को और थोड़े भाग को वक्र रेखा के अनुदिश फैलाइए। इस प्रक्रिया को दोहराते हुए वक्र रेखा के बिंदु बी तक पहुंचिए। धागे का जो भाग बिंदु बी पर है वहां एक चिन्ह अंकित कीजिए। अब इसे धागे को मीटर पैमाने पर अनुदिश फैलाइए। धागे के आरंभ में बंधी दोस्तों गांठ को इस प्रकार बनने अंतिम चिन्ह के बीच की लंबाई मापिए। यह माप वक्र रेखा ए बी की लंबाई है। दोस्तों यहाँ पर चित्र में किस प्रकार से दिखाया गया है कि धागे की सहायता से किसी वक्र रेखा की लंबाई को किस प्रकार मापा जा रहा है। दोस्तों आगे हम लोग 10.6 पढ़ेंगे किसी वक्र की लंबाई के मापना। दोस्तों ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद दोस्तों हमने देखा है कि सुनिश्चित करने के लिए हम दूरियों की लंबाई यथार्थ माप ले रहे हैं, हम बहुत सी सावधानियां बरतनी पड़ती है। मापन के लिए कुछ मानक युक्तियों को मापन परिणामों को व्यक्त करने के लिए हमें कुछ मानक मात्रों की आवश्यकता होती है। हमारे चारों ओर गतिशील जो वस्तुएं हैं उनके बारे में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे, जो कि क्रियाकलाप 5 के माध्यम से। तो दोस्तों उन वस्तुओं के बारे में सोचिए जो अपने हाल ही में देखी है और इसकी सूची जो है सारणी 10.4 में बनाई है। तो यहाँ पर आपको सारणी दिया गया है 4.4 की विराम और गतिशील वस्तुओं के बारे में। तो आप घर, मेज, घड़ी, गतिशील वस्तु, एक उड़ती हुई चिड़िया, घड़ी में सेकंड की सुई प्रकार से आप एग्जाम्पल दे सकते हैं विराम वस्तु और गतिशील वस्तु को। तो दोस्तों जो आपके बस्ते होते हैं दोस्तों वहाँ पर मच्छर और डेस्कों पर बैठे व्यक्ति, इधर उधर दोस्तों जाते लोग, इसके अतिरिक्त तितलियाँ, कुत्ते, गाय, आपका हाथ, छोटा बच्चा, जल में मछली, घर, फैक्ट्री, पत्थर, घोड़ी, गेंद, बला, चलती रेलगाड़ी, सिलाई मशीन, दीवार घड़ी, घड़ी की सुइया भी हो सकती है। आप जितनी सूची लंबी बना सकते हैं बनाइए। इनमें कौन गतिशील है, कौन विराम में है, यह मापने में कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कोई वस्तु गति में है अथवा विराम में है। तो दोस्तों हमने यह देखा हुआ कि चिड़िया कुछ समय पश्चात पहले स्थान पर दिखाई नहीं देती है, जबकि
मेज उसी स्थान पर है। इसी आधार पर आपने यह सुनिश्चित किया होगा कि कोई वस्तु गति में है अथवा विराम में है। दोस्तों तो आइए हम किसी अब चींटी की गति को ध्यान से देखते हैं और क्रियाकलाप 6 के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो फर्श पर कागज की एक बड़ी शीट फैलाकर इस पर कुछ चीनी रख दीजिए। चींटियां इस चीनी की ओर आकर्षित होगी तथा अपने शीघ्र ही इस कागज की शीट पर बहुत सी चींटियों को रेंगते हुए देखेंगे। किसी एक चींटी के लिए जब एक कागज को शीट पर तुरंत रेंग चुकी हो तो पेंसिल से उसकी स्थितियों को निकट छोटे छोटे चिन्हों को अंकित कीजिए। जैसे जैसे दोस्तों यह कागज पर रेंगती जाए आप इसकी स्थितियों को दोस्तों पर चिन्ह लगाते जाइए। यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार चींटियों को द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक दोस्तों चीनी की खोज में इधर उधर अपने निकल रही है और आकर्षित हो रही है। दोस्तों अगर कुछ समय के पश्चात आप कागज की शीटों पर इधर उधर हिलाकर इस प्रकार से दोस्तों चीनी को चींटियों से हटा दीजिएगा तो उनमें विभिन्न बिंदुओं जिन्हें आप कागज पर अंकित किया था तीरों द्वारा जोड़कर चींटियों की गति को दिशा को दर्शाइए। वह हर बिंदु जिस अपने दोस्तों अंकित किया है कुछ सेकंडों को समय अंतरालों पर दोस्तों चींटियों ने कहाँ कहाँ गति की है यह दर्शाता है। तो दोस्तों गति किसी वस्तु की स्थिति में किस प्रकार के परिवर्तन जैसे दिखाई देती है, क्या आप ऐसा नहीं मानते हैं? दोस्तों यहाँ पर क्रियाकलाप 5 में वस्तुओं को समूह बनाते समय आपने घड़ी, सिलाई की मशीन, बिजली का पंखा जैसे वस्तुओं को किसी समूह में रखा था। क्या ये वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर रही है या नहीं? क्या आप इनके किसी भाग में कोई गति देखते हैं? दोस्तों पंखे की पंखुड़ियाँ अथवा घड़ी की सुइयाँ कैसे गति करती है? क्या यह गति रेलगाड़ी की गति जैसी है? तो आइए जब हम कुछ इस प्रकार की गतियों को देखते हैं जिनमें हमें विभिन्न प्रकार की गतियों को समझने में सहायता मिलेगी। दोस्तों 10 में हम लोग पढ़ेंगे कि गति के प्रकार के बारे में 10.8 में। तो दोस्तों आपने सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति, किसी परेड में सिपाहियों के मार्च पास्ट की गति अथवा किसी गिरते पत्थर की गति का परीक्षण किया होगा। किसी विशेष प्रकार की गति जो कि 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में धावकों की सरल रेखा के अनुदिश दौड़ते हुए आपने देखा होगा। क्या आप अपने चारों ओर देखकर इसी प्रकार के अधिक उदाहरण सोच सकते हैं? तो दोस्तों यदि आपके दिमाग में ऐसे उदाहरण आ रहा है तो आप सोचिए। ये दोस्तों जो हमारे सैनिकों के द्वारा जो गति की जा रही है आपकी सरल रेखीय गति की, यहाँ पर कुछ उदाहरण है जो कि सैनिक के द्वारा दोस्तों ये जो कार्यबल से चल रही है। इन सभी उदाहरण में हम दोस्तों देखते हैं कि जो वस्तुएं होती है वो सरल रेखा के अनुदिश गति कर रही है। इस प्रकार की गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। मैंने दोस्तों एक ही रेखा में गति कर रही है उसे हम लोग सरल रेखीय गति कहेंगे। वहीं दोस्तों क्रियाकलाप 7 में मान लीजिए कि एक पत्थर लीजिए और इसमें धागा बांधिए अथवा अपने हाथ को तेजी से घुमाइए। पत्थर की गति को ध्यान से देखिए। हम देखते हैं कि पत्थर वृत्तीय पथ के अनुदिश गति कर रहा है। तो दोस्तों इस गति को पत्थर के आपके हाथ की दूरी समान रहती है तो इस प्रकार की गति को वर्तुल गति कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर वर्तुल गति के कुछ वस्तुएं दी गई है जो कि दोस्तों जो पंखा चलता है वह भी आपके वर्तुल गति का ही उदाहरण है। दोस्तों बिजली के पंखे की पंखुड़ियों पर अंकित किसी चिन्ह की गति किसी घड़ी के सेकंड की सुई की गति वर्तुल गति के दोस्तों उदाहरण है। तो यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बच सकते हैं कि वर्तुल गति के उदाहरण बताइए। तो आप ये पॉइंटों को ध्यान रखिएगा। दोस्तों बिजली का पंखा अथवा घड़ी स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान तक तो नहीं गति कर सकते हैं परंतु पंखे की पंखुड़ियाँ जो होती है ये वाली जो दोस्तों जो होती है ये घूर्णन करती है और ऐसे ही घड़ी की दोस्तों जो सुइयाँ भी होती है वो भी गति करती है। यदि हम पंखे की पंखुड़ियाँ अथवा घड़ी की सुइयों पर कहीं किसी प्रकार का कोई चिन्ह अंकित कर दे तो घूर्णन करते समय भी पंखे अथवा घड़ी के केंद्र से इस चिन्ह की दूरी समान रहेगी। तो आप यहाँ पर देखे थे कुछ वर्तुल गति के उदाहरण, ये आप ध्यान रखिए था। और हम लोग एक पढ़े थे दोस्तों सरल रेखीय गति।
दोस्तों यहाँ पर बुझो ने यह निश्चित नहीं कर पा रहा है कि जब हमने पत्थर को तेजी से घुमाते हैं तब यह क्यों कहते हैं कि पत्थर की हाथ से दूरी समान रहती है। क्या बुझो को यह समझने में सहायता कर सकते हैं? तो याद रखिए कि पत्थर डोरी से बंधा हुआ होना चाहिए। दोस्तों कुछ प्रकरणों में कोई वस्तु एक निश्चित समय के अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है। इस प्रकार की गति को आवर्ती गति कहते हैं। यानी कि दोस्तों जो वस्तु होती है एक निश्चित समय में अपने अंतराल के बाद गति को दोहराती है उसे हम लोग आवर्ती गति कहते हैं। डोरी से बंधा हुआ वही पत्थर लीजिए जिसने अपने क्रियाकलाप 7 में उपयोग किया था। तो दोस्तों अब डोरी को अपने हाथ में थामिए तथा पत्थर को डोरी से लटकने दीजिए। दूसरे हाथ में पत्थर को एक तरफ खींचिए और फिर स्वतंत्र गति करने के लिए छोड़ दीजिए। यह लोलक है और यह लोलक मनोरंजन के साथ साथ आवर्ती गति को भी समझने में हमारी सहायता करेगा। तो दोस्तों किसी लोलक की गति, वृक्ष की शाखाओं का इधर उधर लहराना, झूला झूलते बच्चों की गति, सितार की डोरियों की गति, बजाते समय ढोलों अथवा तबले को पृष्ठ की गति, ये सभी आवर्ती गति के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर हम लोग 3 गति पढ़े। पहला दोस्तों सरल रेखीय गति, दूसरा दोस्तों वर्तुल गति और तीसरा हम लोग पढ़े दोस्तों आवर्ती गति, जिनमें वस्तुओं को निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति की दोहराती है। तो ये 3 गति के आपको एग्जाम्पल देकर दोस्तों यहाँ पर समझाया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको जरूर समझ में आई होगी। दोस्तों वहीं क्या क्रियाकलाप 5 के एक भाग के रूप में सिलाई मशीन का परीक्षण किया था। आपने ध्यान दिया होगा कि सिलाई मशीन अपने इसी स्थिति में रहती है जबकि उसका पहिया जो होता है वर्तुल गति में होता है। इसमें एक सुई भी होती है जो कि जब तक पहिया घूर्णन करता है तब तक निरंतर ऊपर नीचे गति करती है। क्या ऐसा नहीं है कि यह सुई आवर्ती गति कर रही है? तो दोस्तों आइए इसे देखते हैं। दोस्तों क्या आपने फर्श पर लुढ़कती हुई किसी गेंद की गति का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया है? यह गेंद किसी फर्श पर लुढ़कती और घूर्णन करती हुई आगे की ओर गति करती है। इस प्रकार के गेंद सरल रेखीय गति के साथ साथ घूर्णन भी गति करती है। तो क्या आप ऐसे अन्य उदाहरण बता सकते हैं जिसमें वस्तु की गति भिन्न भिन्न प्रकार की गतियों से मेल करती है? इस अध्याय में अंतर्गत हमने बहुत से मापन क्रियाकलाप किए हैं जो कुछ इस प्रकार की गतियों के विषय में दोस्तों चर्चा की। तो दोस्तों हमने देखा कि समय के साथ साथ स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। तो दोस्तों गति किसे कहते हैं इसे आपको लास्ट में जाकर समझाया है। तो समय के साथ स्थिति जो होती है दोस्तों जो लगातार परिवर्तित होते लगती है तो उसे हम लोग दोस्तों गति कहते हैं। यानी कि दोस्तों उसमें वेग और आपका समय होना जरूरी है। वहीं दोस्तों इस परिवर्तन के हम दूरी मापन को दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि कोई वस्तु कितनी धीमी अथवा तीव्र गति कर रही है। फर्श पर घोंघे को रेंगना, तितली का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर मंडराना, नदी का चिकनी गोल पुटिकाओं के ऊपर अपने पथ के अनुदिश प्रवाहित होना, वायुवाइन का दोस्तों वायु में ऊंचाइयों पर उड़ना, जेट तथा चिम बनना, पृथ्वी के पारे चंद्रमा द्वारा गति करना, हमारे शरीर में रुधिर परितंत्र आदि के सभी उदाहरण दोस्तों चारों ओर अनेक स्थानों पर होने वाली गतियों को दर्शाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग गति के बारे में पढ़े, मीटर के बारे में पढ़े कि किस प्रकार से नापा जाता था। तो उसके बारे में दोस्तों यहाँ कुछ प्रमुख शब्द दिए गए हैं कि वर्तुल गति, दोस्तों हम लोग वर्तुल गति में पढ़े थे, उसका आप एग्जाम्पल भी देखे थे तो आप कमेंट बॉक्स में इसकी जानकारी दे सकते हैं। दूरी के बारे में भी पढ़े कि दूरी किसे कहते हैं। मापन के भी बारे में हम लोग पढ़े, गति क्या होता है, आवर्ती गति क्या होता है, सरल रेखीय गति क्या होता है, स्थायी मात्रक क्या होते हैं और मापन के मात्रक क्या होते हैं। दोस्तों इन सारे वर्डों को हम लोग देख चुके हैं जो कि हमारे आने वाले दोस्तों जो भी हमारे क्लास होगा उसमें ये हमें बहुत ही दोस्तों मदद करेंगे। तो आइए सारांश के बारे में देख लेते हैं क्योंकि सारांश से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाता है। वहीं दोस्तों प्राचीन काल में लोग पैरों की लंबाई, अंगुली की चौड़ाई, एक कदम की दूरी आदि उपयोग को दोस्तों मापन के रूप में करते थे। उलझने होती थी इसलिए किसी एक समान मापन प्रणाली के विकसित करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। दोस्तों अब हम मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली एसआई मात्रक उपयोग करते हैं। इसे समस्त संसार में मान्यता प्राप्त होता है। दोस्तों एसआई मात्रकों में लंबाई का मात्रक मानक मीटर होता है। तो आप ये ध्यान रखिए कि लंबाई का मात्रक लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है। वहीं सरल रेखा के अनुदिश गति को सरल रेखीय गति कहते हैं।
वर्तुल गति में कोई वस्तु किस प्रकार गति करती है, उस वस्तु की एक नियत बिंदु से दूरी समान होनी चाहिए। वहीं दोस्तों ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात दोहराती है उसे हम लोग आवर्ती गति कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा चैप्टर समाप्त होता है। यदि आप अभ्यास प्रश्न करना चाहते हैं तो हम आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर कुछ आपके 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 5 किलोमीटर, झूलने पर किसी गति बच्चों की गति क्या होती है, किसी सिलाई मशीन की सुई की गति को क्या कहते हैं, किसी साइकिल के पहिए की गति को क्या कहते हैं। तो इन आप प्रश्नों को उत्तर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। अगला दोस्तों हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे 11 प्रकाश, छाया एवं परावर्तन, यानी कि लाइट के बारे में दोस्तों पढ़ेंगे, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा चैप्टर समाप्त होता है। दोस्तों यदि आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों हम लोग न्यूज़पेपर के माध्यम से करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो आप दोस्तों दिन में कभी भी वीडियो को देख सकते हैं, जो कि दोस्तों 6:30 से 7 बजे के बीच में अपलोड हो जाती है। तो दोस्तों फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। हाँ दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।